नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी पर आईना सच का। आज हम आपको बताएंगे दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में 24 वर्षीय सोनल और उसकी 6 महीने की मासूम बेटी यशिका की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले में पुलिस को सोनल के लिव इन पार्टनर निखिल पर शक है, जो वारदात के बाद से ही फरार है। प्रेम संबंधों में तनाव और सोनल के अलग होने की जिद को इस जघन्य अपराध की मुख्य वजह माना जा रहा है। क्या है सच्चाई? आज हम आईना सच के इस खास शो में आपको बताएंगे। फिर हम बताएंगे आपको कि सावन में सुहागिन महिलाओं को क्यों पहननी चाहिए हरी चूड़ियां। धार्मिक परंपराओं में से एक है हरी चूड़ियों का पहनना। इसके पीछे का क्या महत्व है? सावन में हरी चूड़ियां पहनने के क्या फायदे हैं? सब कुछ बताएंगे हम आप इस खास शो में। फिर हम आपको बताएंगे सड़क पर वाहन चलाने वाले हर व्यक्ति का सीधा संबंध है फास्टैग से। लेकिन क्या आप जानते हैं फास्टैग से जुड़े सभी नियम? खासकर क्या आप किसी दूसरे का फास्टैग अपनी गाड़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं? सब कुछ बताएंगे आगे इसी शो में। फिर हम आपको बताएंगे लखनऊ में 11 जुलाई यानी आज से 9 अगस्त 2025 तक सावन के दौरान शिव मंदिरों में भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक डाइवर्जन लागू किया गया है। मंदिरों के आसपास के कई मार्ग प्रतिबंधित रहेंगे और वाहन चालकों को वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करना होगा। कहां-कहां डाइवर्जन लागू होगा, आईना सच के इस खास शो में हम आपको बताएंगे। अब हम बात करते हैं दिल्ली डबल मर्डर केस की। हर जुबान पर सवाल, 6 महीने की मासूम को आखिर क्यों मारा? आज हम बात करेंगे दिल्ली में हुए एक ऐसे दर्दनाक डबल मर्डर की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। मजनू का टीला इलाके में एक युवती सोनल और उसकी 6 महीने की मासूम बच्ची यशिका की निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद से दिल्ली पुलिस पर आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने का भारी दबाव है। मजनू का टीला दिल्ली का एक ऐसा इलाका जहां अक्सर चहल पहल रहती है, लेकिन आज ये इलाका खामोश है। इस खामोशी के पीछे छिपा है एक खौफनाक सच। एक घर में 2 लाशें मिली हैं, एक 24 साल की युवती सोनल की और दूसरी उसकी 6 माह की दुधमही बच्ची यशिका की। चाकू से गोदकर की गई इस हत्या ने न सिर्फ आस पड़ोस के लोगों को बल्कि पूरे शहर को सदमे में डाल रखा है। हर कोई यही पूछ रहा है कि आखिर उस मासूम सी बच्ची का क्या कसूर था, उसे क्यों मारा गया? पुलिस के शुरुआती जांच में शक की सुई सोनल के लिव इन पार्टनर निखिल की ओर घूम रही है। सोनल पिछले 5 साल से निखिल के साथ लिव इन में रह रही थी और उसकी एक बच्ची भी थी। हाल ही में दोनों के बीच कुछ अनबन चल रही थी, जिसके बाद सोनल अपनी दोस्त लक्ष्मी, कहीं पर उसका नाम रश्मि बताया गया है, उसके घर मजनू का टीला के ए ब्लॉक में रहने आ गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक निखिल को वारदात से एक दिन पहले भी इस इलाके में देखा गया था। पुलिस सूत्रों की माने तो निखिल ने इस वारदात को अंजाम देने की पूरी प्लानिंग की थी। उसे पता था कि सोनल की दोस्त लक्ष्मी दोपहर में अपनी बेटी को स्कूल से लेने जाती है। पुलिस को अंदेशा है कि निखिल शायद वारदात से एक दिन पहले भी सोनल को मारने के इरादे से ही आया था, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाया। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से पता चला है कि निखिल वारदात के दिन कमरे में आया था और हत्या के बाद फरार हो गया। पुलिस की जांच में सोनल के मोबाइल से जुड़े कई अहम सुराग भी मिले हैं। पता चला है कि निखिल लगातार सोनल को फोन कर रहा था और उस पर वापस आने का दबाव बना रहा था। लक्ष्मी ने भी पुलिस को बताया कि सोनल कुछ दिनों से अलग कमरा लेकर रहना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मी उसे जाने नहीं दे रही थी। पुलिस को आशंका है कि प्रेम संबंधों में तनाव और सोनल से अलग होने की जिद की इस भयानक घटना, इस भयानक हत्या की वजह बनी है। पुलिस अब सोनल की दोस्त लक्ष्मी और उसके पति दुर्गेश से गहन पूछताछ कर रही है। लक्ष्मी ने बताया कि उसकी और सोनल की दोस्ती कई साल पहले हुई थी। वो इतनी गहरी दोस्त बन गई थी कि लक्ष्मी सोनल को अपनी बहन मानने लगी थी। निखिल से विवाद होने के बाद सोनल लक्ष्मी के घर आ गई थी। पुलिस इन सभी पहलुओं पर जांच कर रही है ताकि यह पता चल सके कि वारदात के वक्त घर में कौन कौन मौजूद था और किन परिस्थितियों में यह दोहरी हत्या हुई। सोनल पहले एक ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट का काम कर चुकी है। पुलिस ने उसके नैनीताल में रहने वाले परिजनों से संपर्क साधा है और उन्हें इस दुखद घटना की जानकारी भी दी है।
परिवार सदमे में है और उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उनकी बेटी और मासूम सी नातिन अब इस दुनिया में नहीं रही। दिल्ली पुलिस ने निखिल को गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें गठित कर दी हैं। जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं और हर संभावित ठिकानों पर उसकी तलाश की जा रही है। यह केस एक हाई प्रोफाइल मामला बन गया है और पुलिस पर जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ने का भारी दबाव है। यह सिर्फ एक डबल मर्डर का मामला नहीं है, यह हमारे समाज के लिए कई गंभीर सवाल खड़े करता है। लिव इन रिलेशनशिप में बढ़ते विवाद, महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा और सबसे बढ़कर एक मासूम बच्चे को इस तरह बेरहमी से मौत के घाट उतार देना, ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द निखिल को गिरफ्तार कर इस मामले की गुत्थी सुलझाएगी और पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और अब हम आपको बताएंगे सावन का महीना, यानी वो पावन समय जब प्रकृति भी हरी चादर ओढ़ लेती है और भोलेनाथ की भक्ति में सारा संसार डूब जाता है। इस महीने में सुहागिन महिलाओं के श्रृंगार का एक अभिन्न हिस्सा है हरी चूड़ियां। आपने अक्सर देखा होगा सावन के दौरान महिलाएं बड़े चाव से हरी चूड़ियां पहनती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इसके पीछे धार्मिक, सांस्कृतिक और यहाँ तक कि वैज्ञानिक कारण भी हैं? आज हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे सावन में हरी चूड़ियां पहनने के कई अद्भुत फायदे। सावन का महीना हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान रखता है। यह भगवान शिव की उपासना और सौभाग्य की कामनाओं का महीना है। इस दौरान सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए व्रत, पूजन और श्रृंगार करती हैं। सावन केवल धार्मिक अनुष्ठानों का समय नहीं है, बल्कि यह स्त्रियों के सौंदर्य, स्वास्थ्य और मानसिक शांति से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। इस महीने चारों ओर फैली हरियाली आंखों को बड़ा सुकून देती है और मन को शांति प्रदान करती है। सावन में हरी चूड़ियां पहनना सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि यह एक गहरी परंपरा है। सावन के सोमवार को जहां शिव जी की पूजा होती है, वहीं मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत करके सुहागन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए कामना करती हैं। मां पार्वती को सुहाग की वस्तुएं अर्पित करने के बाद महिलाएं स्वयं भी हरी चूड़ियां पहनती हैं। हरा रंग सौहार्द और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। जब महिलाएं हरे रंग की सुंदर चूड़ियां अपनी कलाई पर पहनती हैं तो यह सिर्फ उनके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली नहीं लाती, बल्कि बच्चे और परिवार के लोग भी आपसी सौहार्द से भर जाते हैं। तो चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं सावन में हरी चूड़ियां पहनने के महत्व और उसके पीछे छिपे हुए अनेकों लाभ के बारे में। सावन का महीना वर्षा ऋतु का समय होता है, जब चारों ओर हरियाली छा जाती है। हरा रंग प्रकृति, नवजीवन और उर्वरता का प्रतीक है। जब सुहागन महिलाएं हरी चूड़ियां पहनती हैं तो यह इस बात का प्रतीक होता है कि वे अपने जीवन में भी नई ऊर्जा, प्रेम और समृद्धि चाहती हैं। यह रंग प्रकृति के जुड़ाव और जीवन में ताजगी का एहसास दिलाता है। हिंदू परंपरा के अनुसार हरी चूड़ियां पहनने से स्त्री को अपने पति के लिए सौभाग्य प्राप्त होता है। यह माना जाता है कि हरी चूड़ियां पति की दीर्घायु, स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना से जुड़ी होती हैं। यह एक प्रकार का भावनात्मक जुड़ाव है, जहां महिलाएं अपनी चूड़ियों के रंग के माध्यम से अपने पति के लिए शुभ कामनाएं करती हैं। सावन में भगवान शिव के साथ देवी पार्वती की पूजा का भी विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि हरा रंग देवी पार्वती को अत्यंत प्रिय है, इसलिए स्त्रियां हरी चूड़ियां पहनकर देवी को प्रसन्न करने का प्रयास करती हैं, ताकि उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त हो। यह रंग भक्ति और समर्पण का प्रतीक भी है। हरे रंग की चूड़ियों को मंगल, शांति और शुभता का प्रतीक माना जाता है। इनका रंग मन को शांति देता है और वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। इसके साथ ही यह चूड़ियां स्त्री के रूप और श्रृंगार में चार चांद लगाती हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आयुर्वेद और रंग चिकित्सा के अनुसार हरा रंग तनाव कम करता है, हृदय को शांत रखता है और मानसिक संतुलन बनाए रखने में भी सहायक होता है। सावन में व्रत और पूजा के दौरान यह रंग भावनात्मक ऊर्जा को स्थिर करता है।
जिससे महिलाएं शांत और केंद्रित महसूस करती हैं। चूड़ियों की खनक भी शरीर में सकारात्मक कंपन उत्पन्न करती हैं, जो महिलाओं के मनोबल और आत्मशक्ति को बढ़ाती हैं। यह खनक घर के वातावरण को भी पवित्र और उल्लासपूर्ण बनाती हैं। इसकी ध्वनि तरंगे महिलाओं के मन को भी प्रसन्न रखती हैं। रंगों की ऊर्जा पर आधारित चिकित्सा पद्धति के अनुसार हरा रंग मन को शांत रखने वाला होता है। यह तनाव, क्रोध, घबराहट जैसी मानसिक स्थितियों को संतुलित करता है, जिससे महिला मानसिक रूप से अधिक स्थिर महसूस करती है। यह महिलाओं को आंतरिक शांति प्रदान करता है। हरा रंग हृदय चक्र से जुड़ा हुआ होता है। यह चक्र प्रेम, करुणा और भावनात्मक संतुलन का केंद्र होता है। हरी चूड़ियों को धारण करने से स्त्री के भीतर प्रेम और सकारात्मक भावना बढ़ती है, जिससे उनके रिश्तों में मधुरता आती है। चूड़ियों की खनक न सिर्फ सुंदर लगती है, बल्कि इसके ध्वनि तरंगों से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह महिलाएं अधिक सक्रिय, प्रेरित और सकारात्मक महसूस करती हैं, जिससे उनकी कार्यक्षमता में भी सुधार होता है। पौराणिक मान्यता है कि सावन में हरी चूड़ियां पहनने से माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि और पारिवारिक सुख का आशीर्वाद देती हैं। यह एक अटूट विश्वास है जो सदियों से चला आ रहा है। साथ ही यह प्रकृति, शिव और हरे रंग का गहरा संबंध भी बताता है। सावन का महीना शुरू होते ही चारों ओर हरियाली नजर आने लगती है। हल्की हल्की बारिश से मौसम भी सुहाना हो जाता है। इस महीने महिलाओं का खास पर्व हरियाली तीज भी होता है, लेकिन सावन में हरे रंग का गहरा संबंध होता है। इसका कारण है कि इस महीने वर्षा ऋतु रहती है। भीषण गर्मी के बाद जब बारिश होती है तो चारों ओर हरियाली ही हरियाली नजर आती है और हरे रंग को प्रकृति का रंग माना जाता है। भगवान शिव और प्रकृति के बीच भी गहरा संबंध होता है, क्योंकि भगवान शिव ऐसे देव हैं जिन्हें प्रकृति से जुड़ी चीजें अधिक प्रिय होती हैं। महादेव का वास भी प्रकृति की गोद हिमालय में होता है और उनकी पूजा में बेलपत्र, धतूरा, भांग जैसी चीजें अर्पित की जाती हैं, जो कि हरे रंग की प्रतीक होती हैं। इसलिए सावन में हरे रंग का विशेष महत्व होता है। सावन में पूरे महिलाएं भगवान शिव की पूजा करती हैं। इस दौरान वे हरे रंग की चूड़ियां पहनकर पूजा करती हैं। हरे रंग को सुहाग का प्रतीक माना जाता है और मान्यता है कि सावन में हरे रंग की चूड़ियां पहनने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। इसलिए सावन में हरे रंग का अधिक प्रयोग किया जाता है, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। तो देखा आपने, सावन में हरी चूड़ियां पहनना सिर्फ एक रिवाज ही नहीं, बल्कि इसके पीछे कई गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। यह परंपरा प्रकृति से जुड़ने, सौभाग्य और प्रेम की कामना करने और मन व शरीर को स्वस्थ रखने का एक सुंदर तरीका है। तो अगली बार जब आप अपनी कलाई में हरी चूड़ियां सजाएं, तो इन सभी फायदों को याद कीजिएगा। क्या आप भी सावन में हरी चूड़ियां पहनना पसंद करती हैं? और अब बात करते हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जिसे सड़क पर वाहन चलाने वाले हर व्यक्ति का सीधा संबंध है। आपने अक्सर टोल प्लाजा पर फास्ट टैग लेन देखी होगी और शायद उसका इस्तेमाल भी किया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं फास्ट टैग से जुड़े सभी नियम? खासकर क्या आप किसी दूसरे का फास्ट टैग अपनी गाड़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं? तो चलिए आपको बताते हैं इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से। सड़कों पर गाड़ी चलाने के बहुत सारे नियम बनाए गए हैं और इनमें से एक बेहद अहम नियम है फास्ट टैग को लेकर। जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं तो आपको टोल टैक्स चुकाना होता है। इसके लिए अलग अलग हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा बनाए गए हैं। अब टोल प्लाजा पर लोगों का समय बर्बाद नहीं होता है, क्योंकि सभी गाड़ियों के लिए फास्ट टैग अनिवार्य कर दिया गया है। अब बिना समय गंवाए लोग आसानी से टोल चुकाकर निकल जाते हैं। क्या किसी दूसरे का फास्ट टैग इस्तेमाल किया जा सकता है? यह सवाल कई लोगों के मन में आता है कि फास्ट टैग बस होना चाहिए, फिर चाहे वो किसी का भी हो। यानी उनका मानना होता है कि किसी के भी फास्ट टैग से वे अपनी गाड़ी का टोल चुका सकते हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने नई गाड़ी खरीदी है और पुरानी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसका फास्ट टैग नई गाड़ी में लगा दे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। नियम के मुताबिक एक फास्ट टैग सिर्फ उसी गाड़ी के लिए वैध होता है जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर और दस्तावेजों से वह लिंक होता है।
किसी और की गाड़ी का फास्टैग अपनी कार में लगाते हैं तो यह नियमों का सीधा उल्लंघन है। टोल प्लाजा पर लगे कैमरे से जब आपका फास्टैग स्कैन होता है और अगर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और फास्टैग की जानकारी मेल नहीं खाती तो जुर्माना भी लग सकता है। इतना ही नहीं, कई बार बैंक ऐसे फास्टैग को ब्लॉक भी कर देते हैं। इसके अलावा अगर उस फास्टैग से जुड़ा अकाउंट किसी और के नाम पर है और आप उससे पेमेंट करा रहे हैं तो लेन देन में एक गड़बड़ी आ सकती है। विवाद होने पर आप बैंक या टोल ऑपरेटर को सबूत के तौर पर कुछ नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए सबसे बेहतर यही है कि आप अपनी गाड़ी के नाम से ही फास्टैग बनवाएं। आप बस 2 मिनट में ही ऑनलाइन या बैंक के जरिए नया फास्टैग एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि बाद में किसी तरह की परेशानी से बचने के लिए पहले से ही इंतजाम करना सही है। सरकार ने 15 फरवरी से पूरे देश में सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया। 15 फरवरी की आधी रात से ही सभी 4 व्हीलर्स के लिए फास्टैग जरूरी हो चुका है। फास्टैग को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं, तो चलिए उन तमाम सवालों के कुछ आम सवालों के जवाब हम आपको बताते हैं। क्या फास्टैग पेमेंट पर किसी तरह का डिस्काउंट मिलता है? तो ये बिल्कुल मिलता है। जी हाँ, जो भी ग्राहक फास्टैग के जरिए टोल प्लाजा पर पेमेंट करते हैं उन्हें 10% का कैशबैक मिलता है। यह कैशबैक राशि उनके फास्टैग अकाउंट में हफ्ते भर के अंदर डाल दी जाती है। इसके अलावा सवाल उठता है, क्या हर गाड़ी के लिए अलग अलग फास्टैग लेना जरूरी है? ये सवाल हर किसी के मन में आता है। तो बिल्कुल आपको हर गाड़ी के लिए अलग अलग फास्टैग लेना होगा और यह अनिवार्य भी है। इसके अलावा एक सवाल जो सभी के मन में आता है कि क्या एक गाड़ी का फास्टैग दूसरी गाड़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फास्टैग हर गाड़ी के लिए केवाईसी दस्तावेजों को जमा करने के लिए उसके बाद ही जारी होता है। अगर मान लीजिए कि एक फास्टैग किसी कार के लिए खरीदा गया और उसका इस्तेमाल किसी ट्रक में किया गया तो ऐसे फास्टैग को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। यूजर्स को सख्त हिदायत दी जाती है कि वो ऐसा बिल्कुल ना करें। एक और सवाल जो आम जन के मन में हमेशा आता है कि अगर मेरा फास्टैग खो गया तो उसमें पड़े अकाउंट बैलेंस का क्या होगा? तो बता दें कि आपको तुरंत फास्टैग जारी करने वाली कंपनी के कस्टमर केयर पर फोन करके उसे ब्लॉक कराना होगा। जब आप नया अकाउंट लेंगे तो कंपनी आपकी बकाया राशि को नए अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी, यानी आपकी राशि सुरक्षित रहेगी। इसके अलावा एक और सवाल कि लोगों को लगता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे अकाउंट से सही पैसा कटा है या गलत? तो जब भी आपके फास्टैग अकाउंट से पैसा कटता है तो आपको एक मैसेज आपके मोबाइल पर मिलता है। इसके अलावा किस प्लाजा पर कितनी फीस लगती है, इसके लिए डिस्प्ले लगा होता है जिस पर टोल फीस की पूरी जानकारी लिखी होती है। एक और सवाल लोगों के मन में रहता है कि मैं एक टोल प्लाजा के 10 किलोमीटर की रेंज में रहता हूं तो क्या मुझे फास्टैग लेने की जरूरत है? तो बिल्कुल है, क्योंकि आपको तब भी फास्टैग लेने की जरूरत होगी अगर आपको फास्टैग लेन का इस्तेमाल करना है और कैशबैक चाहिए तो आपको यह करना होगा। एक और सवाल कि अगर मैं किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया तो फास्टैग पूरे देश के हर टोल प्लाजा पर चलेगा। जब आप शहर बदलते हैं तो फास्टैग जारी करने वाली कंपनी के कस्टमर केयर पर फोन करके अपना पता अपडेट करा देना चाहिए। इसके अलावा सवाल, क्या एक गाड़ी में एक से ज्यादा फास्टैग का इस्तेमाल किया जा सकता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, यह पूरी तरह से वर्जित है। अगर एक गाड़ी में एक से ज्यादा फास्टैग का इस्तेमाल किया गया तो यूजर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन सा सवाल है कि अगर किसी ने अपनी कार बेच दी या ट्रांसफर कर दी तो ऐसे में फास्टैग का क्या होगा? तो अगर आपने अपनी कार बेच दी है या किसी को ट्रांसफर कर दी है तो सिर्फ फास्टैग जारी करने वाली कंपनी को सूचित करना होगा। इसके साथ ही राज्य सरकार के हाईवे के लिए भी फास्टैग के विस्तार करने की योजना है। साथ ही फास्टैग के जरिए पार्किंग चार्ज और सड़क किनारे दूसरी सुविधाओं के लिए भी इसका इस्तेमाल बढ़ाने पर विचार हो रहा है। तो ये थे फास्टैग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम और आपके सवालों के जवाब। अपनी यात्रा को आसान और निर्बाध बनाने के लिए हमेशा अपनी गाड़ी के लिए सही और वैध फास्टैग का ही इस्तेमाल करें।
और अब हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शिव मंदिरों के आसपास ट्रैफिक डाइवर्जन लागू हो गया है, जहां सावन के पवित्र महीने को देखते हुए शहर के प्रमुख शिव मंदिरों के आसपास ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। आज यानी 11 जुलाई 2025 से लेकर 9 अगस्त 2025 तक ये यातायात डाइवर्जन लागू रहेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं की भीड़ और धार्मिक आयोजनों के दौरान सुगम यातायात सुनिश्चित करना है। चलिए आपको बताते हैं कौन कौन से रास्ते बदलेंगे, किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने शहर के 4 प्रमुख शिव मंदिरों बुद्धेश्वर मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर, सिद्धनाथ मंदिर और कोनेश्वर मंदिर पर उमड़ने वाली भारी भीड़ के मद्देनजर ये विशेष यातायात डाइवर्जन योजना लागू की है। इस दौरान इन मंदिरों के आसपास के कई मार्गों पर सामान्य यातायात प्रतिबंधित रहेगा और वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना होगा। चलिए आपको समझाते हैं और बताते हैं कि कहां-कहां क्या-क्या बदलाव किए गए हैं। डालीगंज से इक्का तांगा मार्ग बंद रहेगा। अगर आप डालीगंज से इक्का तांगा की ओर जा रहे हैं तो अब इस मार्ग पर किसी भी प्रकार के सामान्य या सामान ढोने वाले वाहनों की अनुमति नहीं होगी। यह यातायात अब हसनगंज थाना होते हुए डालीगंज क्रॉसिंग से आगे बढ़ सकेगा। हनुमान सेतु तिराहा से इक्का तांगा की ओर भी रास्ता बंद कर दिया गया है। हनुमान सेतु तिराहा से नंदवा बंधा होकर इक्का तांगा की ओर जाने वाले वाहन अब इस रास्ते का उपयोग नहीं कर पाएंगे। इस ट्रैफिक को अब आईटी कॉलेज की ओर से मोड़ दिया गया है। इसके साथ ही मनकामेश्वर मंदिर की ओर यातायात पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ढाल तिराहा से मनकामेश्वर मंदिर की ओर किसी भी तरह का यातायात अब पूरी तरह से बंद रहेगा। इसी प्रकार नदवा बंधा ढाल तिराहा से भी मंदिर की दिशा में मार्ग बंद रहेगा। इस यातायात को हनुमान सेतु और बंधा रोड होते हुए आगे भेजा जाएगा। इसके अलावा बुद्धेश्वर मंदिर क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। बुद्धेश्वर चौराहा की तरफ से मंदिर की ओर सभी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। यह यातायात बुद्धेश्वर ओवरब्रिज के ऊपर से होकर अपने गंतव्य की ओर जाएगा। इसके साथ ही पाल तिराहा से बुद्धेश्वर चौराहा की दिशा में भी यातायात प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही सीतापुर रोड की ओर जाने वाले मार्गों में भी बदलाव किया गया है। आगरा एक्सप्रेसवे से सीतापुर रोड जाने वाले वाहनों पर अब मोहन मोड़, तिकोनिया तिराहा, बुद्धेश्वर ओवरब्रिज होकर ये सभी वाहन जाएंगे। दुबग्गा तिराहा से 12 बिरवा चौराहा की ओर जाने वाले वाहन भी अब बुद्धेश्वर ओवरब्रिज से होकर गुजरेंगे। 12 बिरवा या मानक नगर से सीतापुर रोड या दुबग्गा जाने वाले वाहनों को भी बुद्धेश्वर ओवरब्रिज से होकर जाना होगा। नहर तिराहा से बुद्धेश्वर चौराहा की ओर मार्ग बंद कर दिया गया है। इस मार्ग पर सामान्य यातायात की अनुमति नहीं होगी। वाहन मोहन रोड तिराहा, तिकोनिया तिराहा होकर अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। हालांकि आपातकालीन सेवाओं जैसे एम्बुलेंस, शव वाहन, अग्निशमन वाहन, स्कूली वाहन आदि को इन डाइवर्टेड मार्गों पर स्थानीय पुलिस या ट्रैफिक पुलिस की अनुमति से प्रवेश दिया जाएगा, बशर्ते कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध न हो। लखनऊ पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे धार्मिक आयोजनों को सुचारू संचालन और भीड़ प्रबंधन में सहयोग करें। वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे घर से निकलने से पहले अपनी यात्रा की योजना बनाएं और निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का ही उपयोग करें। यह ट्रैफिक डाइवर्जन विशेष रूप से श्रावण मास के हर सोमवार, शिवरात्रि और रक्षाबंधन जैसे प्रमुख अवसरों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सुगम यातायात संचालन को ध्यान में रखकर किया गया है। तो अगर आप इन तारीखों के बीच लखनऊ में हैं या इन क्षेत्रों से गुजरने वाले हैं तो इन ट्रैफिक बदलावों का ध्यान रखें और उसके अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं। आप देख रहे थे आईना सच का। जिंदगी एक आईना है, ये तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे। नमस्कार।